लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे शख्स से जो टेक्नोलॉजी और राजनीति दोनों की दुनिया में बड़ी हलचल मचाता है। पीटर थिल। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख में पत्रकार ने इसी शख्सियत की पड़ताल की है जो वेंचर कैपिटल से आगे बढ़कर विचारों की राजनीति तक पहुंच चुका है। अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से थोड़ा भी परिचित हैं, तो ये नाम आपने सुना होगा। पेपाल के को फाउंडर, फेसबुक में शुरुआती निवेशक और पैलेंटियर जैसी डेटा एनालिटिक्स कंपनी के सह संस्थापक। लेकिन ये लेख बताता है कि थिल को सिर्फ एक बिजनेस माइंड समझना बहुत बड़ी भूल है। थिल की जड़ में एक बेचैनी है, एक गहरी सोच की दुनिया ठहर गई है। उनकी नजर में हम इनोवेशन के नाम पर शोर तो कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आ रहा। हम उड़ने वाली कारों का सपना देख रहे थे और हाथ में स्मार्टफोन आ गया, वही पुरानी चीजें नए पैक में। और शायद इसी ठहराव को तोड़ने के जुनून ने थिल को राजनीति तक ला खड़ा किया। उन्होंने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया जब बाकी सिलिकॉन वैली ट्रंप से दूरी बनाए हुए थी। उनका मकसद था कि सिस्टम को हिला देना, किसी तरह से पुरानी लीक से बाहर निकलना। थिल खुद को विचारों का वेंचर कैपिटलिस्ट मानते हैं। जहां बाकी लोग पैसा लगाते हैं कंपनियों में, वो लगाते हैं विचारों में। फिर चाहे वो विचार एआई हो, कॉलेज छोड़ने की स्कॉलरशिप हो, समुद्र में नया देश बनाने की कल्पना हो, या फिर धार्मिक रहस्यवाद। हाल ही में उन्होंने एंटी क्राइस्ट जैसे आध्यात्मिक और बाइबलिक शब्दों का जिक्र किया और कहा कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ आर्थिक नहीं, नैतिक लड़ाई बन चुकी है। लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज की ये अशांत एआई से हिली हुई दुनिया ट्रंप युग की राजनीति और विभाजन थिल की कल्पना का ही नतीजा है? क्या हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ चेहरों की अदला बदली हो रही है? पीटर थिल पर असहमत होना आसान है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन, क्योंकि जब कोई इंसान पूंजी के जरिए सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि सिस्टम की दिशा बदलने में लगा हो, तो उसकी हर हरकत हमारी दुनिया पर असर डालती है। अब रुक करते हैं अमेरिका की ओर, जहां एक तीखा सवाल उठ रहा है, क्या वहां की राजनीति से जुड़ी हिंसा अब अपवाद नहीं, पहचान बन चुकी है? अल जजीरा में प्रकाशित तीखा लेख कहता है कि अमेरिका की बुनियाद ही हिंसा पर रखी गई, चाहे वो आदिवासियों का कत्ल हो, अफ्रीकी गुलामी या ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अमीरों की बगावत। आज भी अमेरिका के अंदर और बाहर हिंसा केवल अपराध नहीं, एक राजनीतिक औजार बनी हुई है। फिर चाहे वो ईरान पर हालिया बमबारी हो या देश के भीतर नस्लीय और वैचारिक तनावों में होने वाली हत्याएं। लेख हाल की कई घटनाओं का जिक्र करता है, जैसे जून में पूर्व मिनेसोटा स्पीकर की हत्या, एक एलजीबीटीक्यू एक्टर की गोली मारकर हत्या और विरोध प्रदर्शनों पर सरकारी हिंसा। ये सब मिलकर बताता है कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा कोई नई या असामान्य बात नहीं, बल्कि एक स्वीकृत और कभी कभी सराही जाने वाली परंपरा बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को लेख एक प्रतीक मानता है, उस अमेरिका का जो अपनी ही हिंसक विरासत से इनकार नहीं कर सकता। ट्रंप की भाषा, उनके समर्थकों की कार्रवाइयां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आक्रामक सैन्य नीति सब मिलकर इस बात को पुख्ता करते हैं कि अमेरिका के भीतर और बाहर हिंसा अब सिर्फ एक रणनीति नहीं, एक पहचान बन चुकी है। लेकिन एक और गंभीर बात उठाता है, अमेरिकी हिंसा अक्सर उन्हीं देशों पर गिरती है जो गैर ईसाई, गैर सफेद और गरीब हैं। इराक युद्ध से लेकर ईरान हमले तक ये सब दिखाता है कि कैसे नस्ल और साम्राज्यवाद आज भी अमेरिकी नीति की धुरी बने हुए हैं। अंत में लेख कहता है कि जब तक अमेरिका अपने संविधान की गन कल्चर वाली धारा और श्वेत वर्चस्व की सोच से सच में टकराव नहीं करता, तब तक ये हिंसा सिर्फ जारी नहीं रहेगी, बल्कि शायद एक दिन खुद अमेरिका को ही निगल जाएगी। क्या फैशन और स्टाइल के पुराने नियम वाकई खत्म हो चुके हैं? द गार्जियन की मशहूर कॉलमिस्ट मारीना हाइड इस सवाल का जवाब ढूंढती हैं और मंच बना है दुनिया के सबसे अमीर शख्स अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस और उन मंगेतर टीवी एंकर लॉरेंस सांचेज की शाही वेनिस वेडिंग की। लेख बताता है कि ये शादी सिर्फ दो मशहूर लोगों का निजी समारोह नहीं, बल्कि उस पुरानी फैशन सत्ता के खात्मे की निशानी है जिसकी सबसे बड़ी पहचान थी एना विंटूर, अमेरिकी वोग की ताकतवर संपादक, जिन्होंने दशकों तक तय किया कि अमीर औरतों को कैसे दिखना चाहिए। लेकिन अब विंटूर का दौर ढल रहा है और इसकी सबसे मजेदार मिसाल है लॉरेंस सांचेज, जो विंटूर जैसे फैशन गार्ड के बनाए हुए हर नियम को तोड़ चुकी है। वो खुलेआम, चमकदार और सेक्सी अंदाज में कपड़े पहनती है और किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं समझती। मारीना कहती हैं, वो फैशन नहीं, आत्मविश्वास पहनती हैं। जहां पहले स्टाइल का मतलब था मैं क्या पहन रही हूँ, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, वहीं अब लॉरेन जैसी महिलाएं कहती हैं, मैं जो पहन रही हूँ वही फैशन है, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। ये बदलाव अकेली सांचेज तक सीमित नहीं है, ये इंटरनेट युग की नई सोच है, जहाँ इंस्टाग्राम और वायरल मूवमेंट्स वोग और मैगजीन कवर से ज्यादा असर रखते हैं। खुद विंटूर ने इसे समझा और स्वीकार भी किया जब उन्होंने किम कार्दाशियान और सांचेज को अपना मेट गाला में बुलाया।
मारिया का तंज भी तीखा है। अब स्टाइल कोई नियम नहीं बल्कि एक निजी फैसला है। पुराने डॉन की $1 मिलियन वाली ज्वेलरी और सही मौके पर सही ड्रेस जैसी कोड बुक अब किसी को याद नहीं। सांचेज जैसी नई पीढ़ी का संदेश साफ है, जो मन में आए वही पहनो और किसी से मत डरो। और इसीलिए बेंजोन सांचेज की वेनिस वेडिंग सिर्फ ग्लैमर नहीं, फैशन के उस राज का ताजपोशी वाला आखिरी दिन भी है जो एना वेंटूर ने दशकों तक संभाला। मरीना हाइट कहती हैं, ये वेंटूर के युग का अंत है। अब दौर उस सोच का है जिसमें स्टाइल की परिभाषा हर किसी की अपनी है। फैशन और स्टाइल की दुनिया में बदलाव के बयार के बाद अब रुख करते हैं राजनीति की उस हवा की ओर, जहां अमेरिका के सबसे चमकदार शहर न्यूयॉर्क में एक नई सोच, नई पहचान और साहसिक बदलाव की बुनियाद रख रही है। और इसके केंद्र में है जोहरान ममदानी। डॉन अखबार में राफिया जकारिया का लेख न्यूयॉर्क की नई कहानी सुनाता है, उस शहर की जो 9/11 के बाद से मुस्लिमों को शक की निगाह से देखता रहा, लेकिन अब शायद पहली बार एक मुस्लिम चेहरे को अपना चेहरा बनाने जा रहा है। जिक्र है 33 साल के जोहरान ममदानी का, एक मुस्लिम अप्रवासी जिनके माता पिता शिक्षक और फिल्मकार रहे हैं। वे अब न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और जीत की पूरी उम्मीद है। ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि ममदानी न सिर्फ खुद को मुस्लिम और अप्रवासी के तौर पर पेश कर रहे हैं, बल्कि खुले तौर पर गजा में हो रहे जनसंहार की आलोचना कर रहे हैं। वो भी तब जब बाकी पार्टी के नेता चुप्पी साधे हैं। उनका एजेंडा भी अलग है, किराया फ्रीज करना, मुफ्त चाइल्ड केयर, शहर के खुद के ग्रोसरी स्टोर, यानी सीधे सीधे उस मिडिल क्लास की मदद की बात करना जो न्यूयॉर्क की चमकती गलियों में रोज महंगाई से जूझ रहा है। लेकिन ये जीत इतनी सीधी नहीं है। ममदानी पर कट्टरपंथी होने के आरोप लगे। माइक ब्लूमबर्ग जैसे बड़े नामों ने उनके खिलाफ विज्ञापन चलवाए, लेकिन ममदानी के पास वो ताकत थी जो अब अमेरिकी राजनीति में सबसे अहम होती जा रही है, जमीन से जुड़ा संगठन, खासकर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अरब समुदायों की मेहनत से बना जनाधार। लेख इस बात पर भी रोशनी डालता है कि ममदानी की खुली एंटी जायनिस्ट सोच न्यूयॉर्क जैसे शहर में कैसे टकरा रही है, जहां अमेरिका के सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं। उनके विरोधी अब भी पैसे और प्रचार के जरिए उन्हें हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार जनता का रुख अलग लगता है। लोग थक चुके हैं डर के नाम पर चुप रहने से, और यही इस लेख का असली संदेश है कि बदलाव मुमकिन है, वो भी वहाँ जहाँ मुसलमानों को सालों तक सिर्फ शक और सुरक्षा के चश्मे से देखा गया हो। ममदानी की उम्मीदवारी सिर्फ एक चुनाव नहीं, अमेरिका की जहनियत में हो रहे बदलाव की एक मिसाल है। अब बढ़ते हैं बांग्लादेश की ओर, जहां एक सामाजिक संकट की तरफ ध्यान खींचा गया है, जो आंकड़ों में भले नजर न आए लेकिन असल में पूरी पीढ़ी को खोखला कर रहा है। द डेली स्टार के संपादकीय में एक चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि बांग्लादेश में नशे की लत अब सामाजिक संकट का रूप ले चुकी है, और अगर अब भी इसे हल्के में लिया गया तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 83 लाख लोग नशे की गिरफ्त में हैं, यानी कुल आबादी का लगभग 5%। इनमें ज्यादातर युवा पुरुष हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नशे हैं गांजा, याबा और शराब। संपादकीय साफ कहता है कि सरकार की मौजूदा ड्रग कंट्रोल नीति नाकाम रही है। ये नशे की लत सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वजहों से जुड़ी एक गहरी बीमारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दिशा में कोई ठोस बड़े पैमाने पर प्रयास होते नहीं दिखते। इसलिए अखबार का साफ संदेश है, हमें सिर्फ तस्करों को पकड़ने से आगे बढ़कर जड़ पर चोट करनी होगी, यानी बेरोजगारी, हताशा, सामाजिक टूटन और राजनीतिक अस्थिरता जैसे पहलुओं को भी समझना और ठीक करना होगा। आखिर में अखबार कहता है कि अगर अब भी समाज और सरकार ने आंखें मूंदे रखी तो नशे के खिलाफ जंग में हार निश्चित है, और ये हार सिर्फ एक पीढ़ी की नहीं होगी बल्कि पूरे समाज की होगी। अब बात भारत की, जहां 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल की बरसी पर एक चिट्ठी आई है जो सवाल बनकर देश की मीडिया के दरवाजे पर खड़ी है। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की वो तारीख जब संविधान को रात के अंधेरे में बेड़ियों में जकड़ दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर ताले जड़ दिए गए और नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। द वायर में प्रोफेसर मनोज झा का ये लेख उसी दिन की 50वीं बरसी पर एक काल्पनिक चिट्ठी के रूप में सामने आता है। ये चिट्ठी इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक और आपातकाल के समय के निडर योद्धा रामनाथ गोयनका द्वारा देश के पत्रकारों, संपादकों और मीडिया मालिकों को लिखी गई कल्पित चिट्ठी है। इस पत्र में गोयनका आज के दौर के मीडिया से सीधा सवाल करते हैं, क्या हम एक ऐसी प्रेस बन चुके हैं जो स्वतंत्र होने की अनुमति का इंतजार कर रही है? क्या संपादकीय स्वतंत्रता को विज्ञापनों और सत्ता की निकटता के बदले बेच दिया गया है? क्या पत्रकार अब सत्ता के सामने आईना बनने के बजाय उनका मुखौटा बन गए हैं? गोयनका याद दिलाते हैं कि 1975 में सेंसरशिप खुल्लम खुल्ला थी, पर आज उसका रूप कानूनी, नैतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कहीं ज्यादा घातक हो गया है। असहमति को देशद्रोह, सवाल पूछने को साजिश और पत्रकारों को अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। ये सब लोकतंत्र की हत्या एक मुस्कुराते चेहरे और वैधता की चादर ओढ़कर कर रहा है। रामनाथ गोयनका की
कल्पित चिट्ठी एक सवाल छोड़ती है, क्या हम फिर वही भूल दोहरा रहे हैं? क्या आज की चुप्पी कल का अफसोस बनेगी? ये लेख सिर्फ अतीत की याद नहीं बल्कि वर्तमान की परख और भविष्य की चेतावनी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।